नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसा कि हमने पीछे की कई वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और जाना, आज हम उस नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमने पीछे कल इसके बारे में बहुत कुछ सीखा था। आज हम उसके आगे की बात जानेंगे और सीखेंगे। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की वैदिक सभ्यता रही है, कैसा ये सभ्यता है जिसके अनुसार हमने काफ़ी विभिन्न प्रकार की काफ़ी चीज़ों को उस बारे में सीखा और जाना। मेरे बच्चों, जहाँ भी हों, जैसे भी होंगे, आप मस्त होंगे, बढ़िया बिंदास होंगे और अपनी चीज़ों के साथ मेहनत कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, उम्मीद है आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वहाँ तक जरूर पहुँचाएंगे जहाँ इन विद्यार्थियों को इस चैनल की, इस यूट्यूब के माध्यम से इन व्यवस्थाओं की आवश्यकता है और मैं कहूँ कि पढ़ाई संबंधित व्यवस्थाओं की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से मेरा सपोर्ट कर रहे होंगे और दिल से मेरे साथ जुड़े होंगे। मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हालत में होंगे, आपके साथ जो भी महिलाएं, जो भी स्त्रियां, जो भी माताएं या बहनें जो भी जुड़ी होंगी, उम्मीद है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती होंगी। आप अपना ऐसा आचरण बनाए होंगे। चलो आगे ज़्यादा बात न करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक के बारे में थोड़ा साझा करते हैं चीज़ों को। ज़्यादा समय आज नहीं दे पाएंगे तो आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। वैदिक सभ्यता। मेरे बच्चों, वैदिक सभ्यता क्या है? पीछे की वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि वैदिक आर्यों संबंधित बात को करते हैं, जो कि हमने बताया मैक्स मूलर एक बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जो आर्यंस थे वो मध्य एशिया से आए और भारत में पंजाब और अफगानिस्तान में बस गए। मेरे बच्चों, ये जो मैक्स मूलर जी थे, उन्होंने बताया आर्य जो आए, उन्होंने अपनी सभ्यता को जो विकास किया, बस उनकी जो सभ्यता थी, उन्होंने अपनी इस सभ्यता का नाम परिवर्तित किया और इस नाम को नाम दिया गया वैदिक सभ्यता। मेरे बच्चों, उनकी किनकी? आर्यों की मूल भाषा संस्कृत थी और आर्यों ने बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा और जाना कि उस समय का भारतीय इंसान अर्थात उस समय का मानव किस प्रकार से जीवन को चला रहा था, किस प्रकार से जीवन को व्यतीत कर रहा था। इससे पीछे हमने कई वीडियो के माध्यम से जाना और सीखा कि कैसे मानव ने अपनी आवश्यकताओं को अनुसार चीज़ों पे अपने आप को ढालना शुरू किया और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ढंग से अपनी चीज़ों को बनाने में जुट गए होंगे। मेरे बच्चों, तो देर न करते हुए अपने टॉपिक पे बात कर ही रहे हैं और आगे भी चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है तो थोड़ा समझ में चीज़ों को अच्छी तरह से आना प्रारंभ हो जाता है। मेरे बच्चों, उम्मीद है कि आप मेहनत के साथ जुड़े होंगे और लगे होंगे और किसी भी तरह से आप अपने परिजनों को साथ धोखा नहीं कर रहे होंगे, अर्थात आप बेहतरीन तरीके से ईमानदारी से अपनी चीज़ों के साथ जुड़े होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई को कर पा रहे हैं। कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज़ में परिवर्तन होगा। आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द उसी जोश, उसी जुनून के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और अभी भी जुड़े हैं और आखिरी समय तक जुड़े रहेंगे। मेरे बच्चों, आपको बताएं कि वैदिक सभ्यता आर्यों की दी हुई एक ऐसी सभ्यता जिसको नाम दिया गया वैदिक सभ्यता। मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए और भारत में पंजाब तथा अफगानिस्तान में बस गए। आपको बताएं कि वैदिक सभ्यता जो कि आर्यों का समाज था, और मैं आपसे कहूं कि वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। कैसा था मेरे बच्चों? पितृ। और पितृ का मतलब यहां समझेंगे पिता प्रधान, अर्थात यहां सर्वे सर्वा, जो सर्वे और सर्वा जो हुआ करते थे, वो सर्वे सर्वा कौन हुआ करते थे मेरे बच्चों? पिताजी हुआ करते थे। अर्थात आपसे कहें कि आर्यों का जो समाज था पितृ प्रधान समाज था। और आगे की बात करें तो इस समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार या कुल थी। मैं आपसे कहूं कि परिवार और कुल ये इकाई क्या है, आपको बताएं मेरे बच्चों। ये इकाई और कुल आपको बताएं कि सबसे छोटा भाग अगर किसी को देखेंगे आप, तो किसी भी जगह, किसी राज्य का सबसे छोटा भाग इकाई होता है। अर्थात इकाई सबसे छोटे भाग के रूप में बोलेंगे तो इकाई उस समाज का, उस व्यवस्था का सबसे छोटा भाग परिवार बताया है। कैसे? क्योंकि देखिए, लोगों से मिलकर के परिवार और परिवारों से मिलकर के एक ग्राम और ग्रामों से मिलकर के एक मंडल और मंडलों से मिलकर के किसी न किसी रूप से राज्य का निर्माण। अगर छोटे स्तर से चलोगे आप तो ब्लॉक बनेंगे, है ना, ग्राम पंचायतें बनेंगी, जिला बनेगा और जिला के बाद मंडल बनेगा, मंडल के बाद राज्य बनेगा, राज्यों से मिलकर के देश बनेगा, और जो कि इस तरीके से हम सीख रहे हैं। तो उन सभी को मिलाकर के सबसे छोटी इकाई थी मेरे बच्चों, ये सबसे छोटी इकाई किसको कहा गया है? परिवार को कहा गया है। आपको बताएं जिसका मुखिया पिता होता था। कौन होता था मेरे बच्चों? पिता। अब जब इसका मुखिया पिता होता था, किसका मुखिया?
किसका मुखिया होता था मेरे बच्चों? परिवार का या कुल का, ठीक है ना। तो ये बात किसके द्वारा कही जा रही है? आर्यों के द्वारा। अब तो आप समझ ही चुके होंगे, जब इसका परिवार का इसका मुखिया आर्यों के अनुसार आपको बताया मैंने कि कौन रहे हैं? पिताजी रहे हैं। तो अब जब पिताजी इसके मुखिया है तो आप समझ गए होंगे कि पितृ प्रधान जो समाज था वो आर्यों का पितृ प्रधान समाज था मेरे बच्चों। आगे बढ़ते अपनी लाइन को आगे बढ़ाएंगे मेरे बच्चों, एक एक बात समझ में आ रही होगी और एक एक पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे। जैसा कि हमने सिंधु सभ्यता से हमने जाना था, हमने सीखा था, उस समय का समाज मातृ सत्तात्मक था। कैसा था? मातृ सत्तात्मक। तो उस समय मैं कहूं कि माता प्रधान नहीं होंगी, नहीं हुई उस समय माता प्रधान नहीं होंगी, अर्थात इस समय पिता प्रधान है, अर्थात इसको क्या कहेंगे? पितृ सत्तात्मक कहा जाता था। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। स्त्रियां जो थी, कौन थी मेरे बच्चों? स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य करती थी, या मैं कहूं कि स्त्रियां जो थी वो अपने पति के साथ यज्ञ कार्य योजना में, यज्ञ में शामिल हुआ करती थी और उनके साथ पूजा पाठ में सम्मिलित होकर के अपने समृद्ध जीवन की कामनाएं करती थी, या मैं यूं कहूं कि अनुष्ठान हुआ करता था इस प्रकार का कि स्त्रियां पुरुष के साथ बैठ करके यज्ञ याचना में भाग लेती थी मेरे बच्चों। चलो खैर, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां दो वर्ड समझना जरा, एक स्त्रियां और छोटा सा परिवार, उसके बाद हम इसको तीसरा वर्ड समझेंगे प्रधान, उसके बाद समझेंगे आर्य। चार वर्ड ऐसे वर्ड जरा समझना। आर्य मध्य एशिया से आए हैं, इन्होंने कहा पितृ सत्तात्मक या पितृ प्रधान इनका समाज रहा है। फिर सबसे छोटी इकाई परिवार, और उसी परिवार में कहीं ना कहीं कौन रहा करती होंगी? स्त्रियां। अब स्त्रियों का पौधा देखिए कितना महान कर दिया उन्होंने बताया कि अपने पति के साथ यज्ञ कार्य करती थी। कौन सा कार्य करती थी मेरे बच्चों? यज्ञ कार्य। आगे मेरी बात जरा समझना, और बड़ी गौर से इस बात पे ध्यान देने वाली बात है कि बाल विवाह मेरे बच्चों, ये बाल विवाह क्या होता है ना? आपको समझ में आ रहा होगा। अब बाल विवाह क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। बाल विवाह, मैं आपसे कहूं कि बालकपन, मैं आपसे कहूं कि वह व्यक्ति, या मैं कहूं वह मनुष्य, इंसान, व्यक्ति, बच्चा, कुछ भी ले लो आप एक अपने हिसाब से जो समझने चाहो, या मैं कहूं मनुष्य की उम्र, उसकी उम्र से उस तरीके से मैच कराई जाती थी, और उस समय मैच कराने के बाद उसको देखा जाता था कि वो कितना परिपक्व है। उस समय 13 वर्ष की आयु को माना जाता था कि बच्चे 13 वर्ष की आयु के बाद वो बच्चा परिपक्व हो जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए 13 वर्ष से पहले अगर किसी की शादी कर दी जाएगी तो उसका जीवन कैसा चल रहा होगा। खैर, आपसे कहें अगर 13 वर्ष से कम उम्र की बच्चे की शादी कर देंगे तो उस समय को बोला जाता बाल विवाह। अर्थात उनका कहना था कि जो 13 वर्ष, या मैं कहूँ 12 वर्ष, या मैं कहूँ 14, ये 4 वर्ष ऐसे मिलेंगे आपको, इन वर्षों के बाद यदि आपकी शादी होती थी तो उसको बाल विवाह नहीं माना जाता था मेरे बच्चों। आपसे बताएं, क्योंकि उस समय कहा जाता था कि जो किसी भी मनुष्य के, किसी बच्चे, किसी व्यक्ति के परिपक्व मतलब पूरी तरह से समृद्ध उसके बनने की जो प्रक्रिया है, उसको समझने की, सामाजिक तौर से उसको चीज़ों को चलाने की जो व्यवस्था है, वो पूरी तरह से 14 वर्ष के बाद में उसको हो जाती है जानकारियाँ, इसलिए उसको बालक नहीं कहेंगे, अर्थात बाल विवाह नहीं बोला जाता था। लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी थी कि हरगिज आप समझ लीजिए कि बाल विवाह का संबंध किस तरीके से, और पर्दा प्रथा, इन दोनों का प्रचलन इसमें नहीं था मेरे बच्चों। आप मेरी बात ध्यान रखना कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा, इन दोनों का प्रचलन किसी रूप से नहीं था। अगले पॉइंट में मेरी बात समझना, विधवा। मेरे बच्चों उस समय की बात है, विधवा जो हुआ करती थी, विधवा मतलब जिसका पति दुनिया में नहीं रहा है, वह महिला जिसका पति इस दुनिया में नहीं रहा है, वो अपने पति के छोटे भाई जिसको देवर कहा जाता था, उसके साथ विवाह कर सकती थी। ये प्रचलन था किस समय? बोलिए वैदिक सभ्यता में ये बात लिखी गई है मेरे बच्चों। तो आपसे कहेंगे विधवा अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी, किस समय की बात है मेरे बच्चों? वैदिक सभ्यता की बात है। उम्मीद करते हैं कि ये चैनल, ये यूट्यूब, ये सब कुछ आपके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है, और आप मेरी मदद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करेंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्हें बहुत आवश्यकता है चीज़ों की। और मुझे उम्मीद है मेरे साथ जुड़ करके आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और मैं मानता हूं कि आप सुरक्षित तो हैं ही, लेकिन सुरक्षित हाथों में भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, अर्थात मेरे पास जुड़ रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी पढ़ाई किसी भी तरह से रुक नहीं पाएगी और कोई रोक भी नहीं सकता। मैं आपके साथ जुड़ा हूं और चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा मेरे बच्चों। आप बेहतरीन तैयारी करते रहिए और चीज़ों को सीखते जरूर रहिएगा मेरे बच्चों। आगे बढ़ते मेरी बात को समझना जरा। स्त्रियां जो थी
वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। किसकी बात है ये? वैदिक सभ्यता की बात है। और ये बात ऋग्वेद से पता चलती है कि उस समय की जो स्त्रियां थी वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और पीछे की बात करेंगे तो स्त्रियों के बारे में कोई उल्लेख सही से प्राप्त नहीं होता है। और पीछे चले जाएंगे तो स्त्रियों की जगह हमें प्राप्त होगा कि पितृ सत्तात्मक की जगह मातृ सत्तात्मक भी मिल जाता है कहीं ना कहीं मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ाते हैं। जो ऋग्वेद है उसमें मेरी बच्चों मेरी बात समझना, कहीं कह देते हैं स्त्री को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला, और कहीं कह देते हैं ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा और अपला जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, लोपामुद्रा, घोषा, अपला जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन दिया गया है मेरे बच्चों। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। आगे बताएं कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु। उस समय आपको बताएं कुछ ऐसी स्त्रियां भी थीं जो पूरे जीवन में अपने आप को विवाह संबंधित किसी भी व्यवस्था से जोड़ती नहीं थी, अर्थात वो पूरे उम्र विवाह नहीं करती थी। ऐसी महिलाओं को, ऐसी महिला तो नहीं बोल सकते, ऐसी स्त्रियों को ऋग्वेद में या कहीं पर ऐसे मिला है कि वो जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियां जो हुआ करती थी उनको अमाजु कहा जाता था मेरे बच्चों। आगे बात करें तो वेद और वेदांग का अध्ययन करने वाले को, मेरे बच्चे ध्यान रखना, जो वेदों का अध्ययन करके अपना जीवन चला रहे हैं, वेद और वेदांगों का अध्ययन करके अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण, अपना जीवन जो व्यक्ति चला रहे हैं, उस अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम लोगों ने हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, इस बात को कभी भूलना नहीं है कि उनको क्या कहते थे? उनको उपाध्याय कहा जाता था मेरे बच्चों। जो लोग वेद वेदांग पढ़कर अपने परिवार, अपने जीवन को चलाते थे, उनका अध्ययन करते थे, तो वेदों के अध्ययन करने वाले को उपाध्याय कहा जाता था मेरे बच्चों। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था मेरे विद्यार्थियों। क्या था? सोमरस। ये बात आपको सुनने को मिलेगी और ये बहुत बेहतरीन ढंग से आप इसको सीख रहे होंगे कि आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो कौन सा था? सोमरस था। आगे बढ़ते हैं, बड़ी गौर से मेरी बात समझना भी आपको है। आर्यों का मनोरंजन समझ लो जरा। आर्य जो लोग थे वो अपना मनोरंजन कैसे किया करते थे? आपको बताएं, जो आर्य थे, आर्य अपना मनोरंजन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, मतलब घोड़ा, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा किया करते थे। अर्थात मैं कहूँ तो बड़ा मनोरंजन के साधन को रूप में संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, ये सारी व्यवस्थाएं थी। उस समय के लोग कौन? आर्यंस अपने मनोरंजन के रूप में चीजों का प्रयोग करते थे। अब सिंधुवासी क्या करते थे मनोरंजन के रूप में? सिंधुवासी मनोरंजन के रूप में क्या करते थे? ये कमेंट बॉक्स में आप सभी को खुद बताना है, ठीक है मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। गाय की हत्या करने वाले को हमने कहा कि गाय की हत्या, गाय को अघन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में लिखा है गाय को अघन्या कहा गया है, और इस अघन्या का अर्थ होता है न मारने योग्य। मेरे बच्चों याद रखना, जिसको मारा नहीं जा सकता वो गाय अघन्या कहलाएगी। और गाय को मारने पर, गाय की हत्या करने पर वेदों में आपको बताएं मृत्युदंड या देश से निकाल, अर्थात देश निकाला जैसी सजा थी। और आपको बताएं आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और देवता इंद्र थे। कौन थे मेरे बच्चों? इंद्र। मुख्य बिंदु पर अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आर्यों द्वारा खोजी धातु लोहा, जिसे हमने श्याम अयस्क कहा है, और इसको खोजा गया था किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। किसको? धातु कौन सी थी? लोहा, जिसे क्या कहा गया? श्याम अयस्क। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसके अनुसार मानव एक वस्तु को दूसरी वस्तु से एक्सचेंज करते थे और अपने जीवन को चला रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ करने की पूजा थी, और उनके मध्यस्थता के मतलब मनुष्य और देवता के बीच में अगर मध्यस्थता करते थे, अर्थात उनको मिलन, उनके बारे में जो भी बातचीत थी, एक हवन किया जाता था, वो अग्नि पूजा थी। कि अग्नि पूजा के अनुसार मनुष्य और देवताओं का मिलन होता था, ये बात कही गई है। आगे बताएं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, और ऋग्वेद में गंगा एक बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है मेरे बच्चों। मुझे उम्मीद है मेरी लाइनें, मेरे ये आखिरी बिंदु आपको समझ में आए होंगे और आपने बारी बारी से नोट किया होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। याद रखना मेरे बच्चों, अभी आप गंगा जी को बोलते हो, लेकिन उस समय आपको बताएं ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। ऋग्वेद में गंगा एक बार बात करी गई है तथा यमुना को 3 बार उल्लेख किया गया है, किसमें? ऋग्वेद में। उम्मीद है आज के टॉपिक, आज के पॉइंट, आज के बिंदु आपको बहुत बेहतरीन, बहुत जानदार
बहुत शानदार समझ में आए होंगे, आपने बारी बारी से नोट किया होगा। आज थोड़ा कम समय, रविवार का दिन है, आज थोड़ा इतना ही पढ़ाते हैं। इससे संबंधित, अच्छा ठीक है, समझ लो अगर नहीं मानते तो, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो कैसे पूछे जाएंगे समझ लो। आर्यों का जो समाज था वो किस प्रकार का समाज था? पहला क्वेश्चन बनेगा, आर्यों का समाज किस प्रकार का समाज था? आप बताओगे पितृ प्रधान या पितृ सत्तात्मक समाज था। अगला क्वेश्चन बनेगा, समाज, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आप बताओगे सर उनकी सबसे छोटी इकाई परिवार थी। अगला क्वेश्चन बनेगा, इनके परिवार का मुखिया कौन होता था? तो पिता होते थे इनके परिवार के मुखिया। अगला क्वेश्चन कहा जाए कि जो परिवार के मुखिया होते थे पिता, उनको क्या कहा जाता था? आपका आंसर होगा सर कुलप कहा जाता था। मुझे उम्मीद है मेरी लाइनें, मेरी ये बातें आपको दिल को छू रही होंगी मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह का एवं पर्दा प्रथा की प्रचलन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन होगा क्या आर्य समाज वैदिक सभ्यता में इनका प्रचलन था? कहोगे नहीं था। विधवा अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी, ये प्रचलन था? आप कहोगे सर बिल्कुल था, ऐसा हो सकता था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी? हाँ सर, इच्छा जो स्त्रियां थी वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। अगला क्वेश्चन बनेगा, ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा और अपला जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। क्वेश्चन बनेगा कि विदुषी स्त्रियों का वर्णन से संबंधित बात बताइए, तो आप बता दोगे तुरंत। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन बनेगा सर उन्हें अमाजु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, वेद वेदांग का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था? आंसर बनेगा उपाध्याय कहा जाता था मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? बढ़िया सा प्यारा सा आंसर देंगे, सोमरस था। आर्यों का मनोरंजन का साधन ऑप्शन मिलेंगे, उसमें मिलेगा आपको घुड़दौड़ और ध्रुत कीड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट, समझ गए, टिक मार देना। अगला क्वेश्चन, गाय की हत्या करने वाले को क्या मृत्युदंड दिया जाता था? बिल्कुल सही जवाब, समझ गए। अगला क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। क्वेश्चन बनेगा, आर्यों के भगवान, आर्यों के देवता कौन थे? आप बताओगे सर इंद्र, समझ गए। ये दोनों फैक्ट, दोनों पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन और जानदार तरीके से समझ में आए होंगे। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, आर्यों द्वारा खोजी धातु कौन सी थी? आंसर बताओगे सर लोहा थी। आर्यों द्वारा जो खोजी धातु थी लोहा, उसको क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क कहा जाता था मेरे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन, लेन देन की व्यवस्था थी क्या? बिल्कुल थी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता किस पूजा के द्वारा होती थी? आप राइट आंसर दोगे अग्नि पूजा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है मेरे बच्चों। अगला पॉइंट, ऋग्वेद में गंगा का कितने बार उल्लेख है? आप बताओगे सर 1 बार। यमुना का कितने बार उल्लेख है? आप बताओगे सर 3 बार। उम्मीद है आज के पॉइंट सबको समझ में आए होंगे। टॉपिक एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट आपको नोट करना था, आपने नोट किया होगा, और नोट करने के बाद बहुत बेहतरीन, बहुत जानदार, बहुत शानदार नोट्स बना रहे होंगे। उम्मीद है ये नोट्स आपकी ज़िंदगी को, आपकी पढ़ाई को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत जानदार तरीके से आपने चीज़ों को नोट किया होगा और समझा भी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को और हमें दोनों को सम्मान करते हुए और आगे बढ़ाएंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी चीज़ आपसे छूटनी नहीं चाहिए। मेहनत के साथ आप पढ़ते रहिए, लगातार बिंदुओं के साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जानदार, बहुत शानदार तरीके से पढ़ भी रहे होंगे और अपने नोट्स बना भी रहे होंगे मेरे बच्चों। आज के टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। छोटा वीडियो था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहा है, और इसको एक एक पॉइंट को आप समझिए, नोट कर लीजिए और रिवीजन करिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। कल एग्जाम पुलिस के खत्म हो गए, अब आज नए सिरे से नई योजना बना लीजिए, नई रणनीतियों के साथ तैयार हो जाइए। एसएससी जीडी से काफ़ी क्वेश्चन हम यहाँ फंसाने वाले हैं पेपर के लिए, और आप तैयार रहिए, लगातार जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।